आर्थर बेल्फोर ने दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड की तरफ एक लेटर भेजा, जिसमें उसने क्लियरली कहा कि ब्रिटिश एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ इजराइल का मुल्क बनाने की कोशिश करेगी। अब बेल्फोर खुद तो एक क्रिश्चियन था, लेकिन वो इस सबसे कई साल पहले लिखी जाने वाली किताब जीसस इज कमिंग से बहुत इंस्पायर था। लेकिन अब मसला ये था कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने 1917 में इजराइल की रियासत बनाने का ऐलान किया, उस वक्त फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे और बाकी 90% मुसलमान थे, जिससे रॉथस्चाइल्ड और बाकी ज़ायनिस्ट को समझ आ गई कि अगर हम इजराइल की रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें फलस्तीन में अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया से यहूदी फलस्तीन की तरफ तेजी से शिफ्ट होने लगे। नाउ जिस तरह बहुत साल पहले ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली की मदद से नेपोलियन को हराया था, अब उन्होंने उसी रॉथस्चाइल्ड की मदद से वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी को बिल्कुल तोड़ दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर तो वर्ल्ड वॉर जीतने का जश्न मना रही थी। लेकिन जर्मन अवाम को समझ आ गई थी कि इस जंग में किसने और कैसे उनके साथ बगावत की। असल में इस सबसे बहुत साल पहले रॉथस्चाइल्ड बिजनेस जर्मनी से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो रॉथस्चाइल्ड जर्मनी को छोड़कर ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जर्मन अवाम में यहूदियों के लिए गुस्सा बढ़ने लगा और यहाँ से दुनिया में एक नए लीडर की एंट्री होती है, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने आते ही जर्मन अवाम को ये बात समझाने की कोशिश की कि हम तो वर्ल्ड वॉर जीतने वाले थे, सिर्फ इन यहूदियों की गद्दारी की वजह से हम ये जंग बेशर्मी से हार गए। हिटलर जब भी स्पीच करता था उसकी बातें और स्टाइल ऐसा होता था कि जर्मनी का बच्चा बच्चा उसकी हर बात पर यकीन करता था, जिसके बाद हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के सारे बिजनेसेस बंद कर दिए और इवन जर्मनी में रॉथस्चाइल्ड का सबसे पहला बैंक, 200 साल पुराना बैंक, बंद कर दिया। हिटलर की फौज आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करने लगी और यूरोप की हर सिटी में जाकर वहां के यहूदियों को मारने लगे। ये देखकर यूरोप के सारे यहूदी हिटलर से अपनी जान बचाकर भागने लगे और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके रॉथस्चाइल्ड के बाकी भाइयों ने इन सारे यहूदियों को फलस्तीन की तरफ भेजना शुरू किया और फलस्तीन में एक बार फिर यहूदियों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 30% से भी ज्यादा यहूदी थे। वर्ल्ड वॉर 2 तो ब्रिटिश एम्पायर ने जीत ली थी, लेकिन इस जंग में उनका इतना नुकसान हुआ था कि अब वो इस ग्रेट एम्पायर को और नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर से आजाद होने लगी। ये देखकर फलस्तीन के ज़ायनिस्ट भी ब्रिटिश एम्पायर को कहने लगे कि अब अपना वादा पूरा करो और यहाँ पर एक यहूदी रियासत बनाओ। लेकिन मसला ये था कि अब भी फलस्तीन में सिर्फ 30% यहूदी थे और बाकी सारे मुसलमान थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इतनी जल्दी इजराइल की रियासत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर फलस्तीन के यहूदी और ज़ायनिस्ट अपने पुराने दोस्त ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ होने लगे और पहली बार ज़ायनिस्ट ब्रिटिश एम्पायर पर ही हमले करने लगे। अब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुसलमान और यहूदी सब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने आखिर तंग आकर फलस्तीन का मसला यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया और कहा अब आप ही फैसला करें कि फलस्तीन के साथ क्या होना चाहिए। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने आज तक अपनी हिस्ट्री का सबसे स्टूपिड फैसला किया। यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फलस्तीन का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ 33% आबादी वाले यहूदियों को दिया जाएगा और फलस्तीन के 66% मुसलमानों को फलस्तीन का छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा। ये ऐसा ही है कि एक केक को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, आधा केक 3 लोगों को और आधा केक बाकी 7 लोगों को दिया जाए, जो एक बहुत ही अनफेयर फैसला था। जब यूएन ने अपना ये फैसला ज़ायनिस्ट और फलस्तीन में मुसलमान कमेटी के सामने रखा तो ऑफ कोर्स यहूदी तो इस फैसले पर बहुत बड़ा जश्न मनाने लगे, लेकिन फलस्तीन की मुसलमान कमेटी ने यूएन के इस फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मुसलमानों की इस कमेटी के हेड का नाम अमीन अल हुसैनी था, जो पूरे फलस्तीन का ग्रैंड मुफ्ती था। ब्रिटिश एम्पायर और ज़ायनिस्ट इस बंदे से पहले से ही नफरत करते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इस ग्रैंड मुफ्ती ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जाकर जर्मनी के हिटलर को सपोर्ट किया था, बल्कि हिटलर के साथ पर्सनल मीटिंग्स भी की थी और इवन हिटलर के लिए एक मुसलमान आर्मी भी बनाना चाहता था।
जैसे ही मुसलमानों ने यूएन के प्लान को रिजेक्ट किया, अचानक इजराइल के रॉथस्चाइल्ड स्ट्रीट पर ज़ायनिस्ट का लीडर दुनिया के सामने आया और कहा, मुसलमानों की इस ढिठाई की वजह से आज हम ये ऐलान करते हैं कि अब आधा फलस्तीन नहीं, पूरा फलस्तीन हमारा होगा। और इसी के साथ डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आजादी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उसने अपने ज़ायनिस्ट लीडर थियोडोर हर्ज़ल की बहुत बड़ी तस्वीर के नीचे किया था, जिसने इस दिन से एग्जैक्ट 50 साल पहले कहा था कि आज से 50 साल बाद दुनिया में इजराइल की रियासत बनेगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इजराइल की आजादी के सिर्फ 11 मिनट बाद सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल के मुल्क को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन और बाकियों ने भी ऐसा ही किया, जिनमें सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री थी जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया, रजा शाह का ईरान। अब जब इजराइल के सारे यहूदी आजादी का जश्न मना रहे थे, उसके सिर्फ एक दिन बाद इजराइल के पास 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटिश की मदद से इन बड़े बड़े अरब कंट्रीज को क्रश कर दिया। बल्कि इस जंग से इजराइल का साइज और भी बढ़ गया और जो हिस्सा यूएन ने मुसलमानों को देने का वादा किया था, वो भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। अब इजराइल के लिए फलस्तीन में सिर्फ एक ही मसला था कि अभी भी फलस्तीन में मुसलमानों की आबादी यहूदियों से डबल थी। इसीलिए इजराइल के बनते ही उन्होंने अपना सबसे पहला काम ये किया कि वो फलस्तीनियों को, जो यहाँ पर 1000 साल से आबाद थे, हमेशा के लिए फलस्तीन से निकालने लगा। इजराइल ने फलस्तीनियों की बड़ी बड़ी सिटीज और 500 विलेजेस को तबाह कर दिया। और जो मुसलमान इजराइल के जुल्म के बाद भी फलस्तीन छोड़कर नहीं जा रहे थे, कहा जाता है इजराइल ने उनके पानी के कुओं और पाइपों में जहर मिलाकर उन सबको मार डाला। और इस तरह एक ही साल में 8 लाख फलस्तीनी मुसलमान फलस्तीन को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और इन फलस्तीनियों के खाली घरों को भरने के लिए पूरी दुनिया से 7 लाख यहूदी इजराइल की तरफ आए, जिससे फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 60 और 70% तक चली गई। और आज तक इजराइल इसी स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करता है। हर कुछ सालों बाद इजराइल कोई न कोई बहाना बनाकर फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकालता रहता है, ताकि फलस्तीन से मुसलमानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए और यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहूदी ज़ायनिस्ट की हुकूमत है। सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप ऐसे वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज़ वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।